हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। जितने भी एटॉमिक मॉडल है वो सबको एक साथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल क्या क्या है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन आपका क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल, देन समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल और वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये सब के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें सेशन को। हाँ सर, तो पहला क्या है, थॉमसन भाई साहब ने दिया था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन भाई साहब ने क्या कहा था, बिल्कुल मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूं तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है और रेजिन पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। सर इसका मतलब क्या, थॉमसन भाई साहब ने बोला था एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्लियर, जैसे वाटरमेलन देखा है, बिल्कुल एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और उसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। लाइक वाटरमेलन के अंदर जो आपने सीड्स देखा है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन है। आया समझ में? तो क्या बोला थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ने कि एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ये पहले आदमी थे जो ये बताने में कामयाब हुए थे कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर, यही लिखा है, एक एक करके समझेंगे इसको। क्या बोला है, एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर, electrons are arranged in such a manner to give most stable electrostatic arrangement। डन सर, जो मैंने बोला वही है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, इस तरह से मॉडल था लाइक वाटरमेलन टाइप। इसमें क्या बोला था, दिस कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ पम्प्स और सीड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। देख लो ये जो पूरा है वो क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। और इसमें ये क्या बोला गया था कि जो इंटायर मास है एटम का वो कंप्लीटली स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मींस द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम। पूरा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब इसने दिमाग थोड़ा लगाओ कि इसने ये नहीं बताया था कि भाई रहता कहां है, पूरा बोला कि पूरे स्फीयर में ही पॉजिटिव चार्ज जो मास है एटम का वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। ये थॉमसन भाई साहब ने बोला था, इजी था। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटली एटम की स्टेबिलिटी को ये वेरीफाई नहीं कर पाया था। चीजें तो बहुत ऐसे से बता दी बट लोकेशन नहीं बताया कि भाई प्रोटॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां है और न्यूट्रॉन कहां है। इन चीजों के बारे में वो कंप्लीटली नहीं बता पाया था। क्लियर, बाकी तो बहुत अच्छा मॉडल था, वाटरमेलन जैसा है। देखोगे पॉजिटिव पार्ट क्या था, प्रोटॉन था और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मजेदार था। अब इन जो ये जो प्रॉब्लम है इसको वेरीफाई करने के लिए आया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तब तक जो है रेडियो एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में आ चुका था, यानी अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में लोगों को पता चल गया था। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने इन्हीं का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको याद करो, फेमस क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। और उसका यूज करके उसने डिस्कवर किया था क्या, न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर कोई पूछे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का जो आउटपुट है वो क्या है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी है। याद रखना, सबका एक आउटपुट आएगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। मींस ये कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं बता। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बट इनिशियल था तो भाई स्टेबिलिटी बताया नहीं, तो हम इसको आगे करके आगे बढ़ जाते हैं। तो रदरफोर्ड भाई साहब आए, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन किया। कैसे, वाया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, देखो, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, क्लियर, bombarded a thin gold foil of thickness of about 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत पतली गोल्ड शीट थी, विथ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपको पता है ना, इसको क्या लिखते हैं, हीलियम प्लस प्लस आयन को अल्फा पार्टिकल से सिंबलाइज करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा रेज वर डायरेक्टेड एट अ thin foil gold metal। Clear? The thin gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide screen around it।
क्यों जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसने लगाया? क्योंकि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, अगर कोई इनविजिबल रेज इस पे हिट करे तो उस पे ग्लो आएगा, इसलिए उसने इसको साइड में लगा दिया ताकि एक्सपेरिमेंट को वो समझ सके। इज इट क्लियर? ओके। Whenever alpha rays strike ZNS screen, they cause glow, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ZNS क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। क्या लिया था? थीन गोल्ड फॉइल लिया, उससे किससे अटैक कराया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मीन हीलियम प्लस प्लस आयन। तो अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो चीजों को समझो। इसने देखो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि जब अल्फा रेज आ रही है बिना किसी डिफ्लेक्शन के धड़ाम 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 इधर उधर स्ट्राइक कर रही है, कुछ एक अल्फा पार्टिकल ही रिटर्न आ रहे हैं अपने पास से, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं। लाइक देखो बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, कुछ एक अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तब उसके दिमाग की बत्ती जली कि भाई यानी एटम जो है बिल्कुल हॉलो है, अगर कोई भी चीज डायरेक्ट जा रही है बिना ऑब्स्टेकल के, यानी डेफिनेटली उसके अंदर जो है कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो उस अल्फा पार्टिकल को या उस रेस को रोक सके, यानी वो कंप्लीट हॉलो है। बिल्कुल चीजें समझते हो ना, कोई भी चीज रिटर्न कब आती है? जब कहीं बैरियर हो, बैरियर नहीं है। तो ये तो वो दिमाग लगा दिया कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चल गया कि एटम जो एक हॉलो स्फीयर है, यानी एटम के अंदर जो है बिल्कुल खाली 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 बहुत खाली जगह है, लेकिन कुछ एक अल्फा पार्टिकल क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? उसके दिमाग की बत्ती जली, यानी एटम के अंदर कहीं ना कहीं बैरियर है, और बैरियर जो है वो क्या कर रहा है? ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। यानी जो एटम का कहीं ना कहीं जो इंटायर मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, थॉमसन भाई साहब ने जो बोला था, यानी वो कहीं ना कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड है, यानी हेवी मास है वहां पे। क्लियर? और उस पोजीशन को उसने क्या नाम दिया? कंक्लूजन में न्यूक्लियस का नाम दिया। उसने बोला द रीजन और द स्पेस within an atom where the entire mass of the atom is supposed to be concentrated। और आपको पता है एटम का मास कौन गवर्न करता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ व्हाट? न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मैंने बताया था। यस, तो न्यूक्लियस के बारे में उसको पता चल गया डिफ्लेक्शन से। अब जब ये डिफ्लेक्ट हुआ तो ये पास नहीं जा रहा था, ये कुछ एक डिस्टेंस में ही डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। मतलब क्यों ये पास नहीं जा पा रहा था, यहीं से डिफ्लेक्ट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम प्लस प्लस आयन है, यानी इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस के पास, यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होगा। ड्यू टू दिस रीजन इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं, क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। यानी अब वो बता दिया कि न्यूक्लियस, कंफर्मली बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना, इस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसी का यूज करके बाद में उसने बताया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और इट इज नियर टू क्या बताया? कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इट इज नियर टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर बोल दो, या 10⁻⁻15 मीटर बोल दो। मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा इन कंपैरिजन टू एटम, और एटम का साइज जो होता है अराउंड 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या इसको बोल लो 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? हाँ, समझ में आया? तो कहां से एक्सपेरिमेंट करके देखा? ये डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच से। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो आपको दिखेगा कि जो एटम का साइज है वो 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर है न्यूक्लियस के साइज से। 10⁵ टाइम्स भाई ग्रेटर। डिवाइड करना आता है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, ये छोटी चीजें आप क्यों बोलते हो हमें? तो सोचो कितना टाइम ग्रेटर है, यानी न्यूक्लियस बिल्कुल टाइनी, एटम तो वैसे भी टाइनी ही होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखोगे थोड़ा दिखेगा बड़ा, तो उसके अंदर भी टाइनी है, मतलब बहुत छोटा सा प्लेस में वो ऑक्यूपाई किए हुए है। क्लियर टू यू? तो अब उसने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। बोलो न्यूक्लियस क्या होता है? द प्लेस विद इन एन एटम वेयर द इंटायर मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जो जिसका घर न्यूक्लियस हो। तो न्यूक्लियस कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन सा एक्सपेरिमेंट इसने किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। किससे? अल्फा पार्टिकल से हिट किया था, थीन गोल्ड फॉइल पे। क्या देखा? पार्टिकल्स जो हैं, जो अल्फा रेज है, विदाउट डिफ्लेक्शन से पास करिए, कुछ ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है दादा मेरे? बैरियर है।
आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट क्या बताया था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में इसने बता दिया था। डन सर, आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़ो, चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन किया, क्या बोला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, मींस अनडिफ्लेक्टेड। बता दिया आपको। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल, मतलब बहुत लिटिल फ्रैक्शन में वो डिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मींस 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब एकदम एक या इक्का दुक्का डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिट्रेस देयर पाथ, यानी वो रिटर्न बैक आ रहा है, बाउंस बैक कर रहे हैं। और बाउंस बैक क्यों कर रहे हैं बता चुका, क्या होगा? न्यूक्लियस के चलते। तो ये उसका मेन ऑब्जर्वेशन था। देखो थ्योरी जब आप लिखते हो तो वो सारी चीजों को लिखा करो, समझा करो, तो चीजें आपके लिए क्या होगी? आसान हो जाएंगी। डन सर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली क्या ऑब्जर्व करके बताया? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अनडिफ्लेक्टेड, यानी एटम क्या है? हॉलो स्फीयर है। गुड। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इंडिकेट दैट atom has high density of positive charge in small volume of the atom which cause repulsion to the incoming alpha particle causing deflection from their path। बता दिया। good। the central part of the atom in which entire positive charge and mass is concentrated is called nucleus। क्या डेफिनेशन समझ में आया? हाँ सर डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो रेडियस ऑफ एटम क्या सर? 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम बोल दो। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। बताओ एटम का साइज कितना टाइम ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साइज से? 10⁻5 टाइम्स ज्यादा होगा। तो अब वॉल्यूम का कंपैरिजन कर लो। तो आपको पता है स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या क्या होगा सर? बहुत इजी है। क्यों इतना इजी क्वेश्चन पूछते हो? मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल पूछूंगा। मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये एटम के लिए ले लिया। न्यूक्लियस के लिए क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर एन क्यूब। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, दोनों के बीच में कितना था? 5 टाइम्स, उसके ऊपर क्यूब लगा दो तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा वो कितना ज्यादा होगा? 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। क्या समझ में आया? हाँ सर। क्या हम एटम का साइज से कंपेयर कर लिए? क्या वॉल्यूम से कंपेयर कर लिए? कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। डन सर? डन सर? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। चलिए अब तो चलिए एक, अगर मानो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो बहुत अच्छा। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा हो, जैसे हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस पे मास रहता है। तो अब अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो सर एक प्रोटॉन तो है नहीं, अब तो 13 प्रोटॉन है सर और 14 न्यूट्रॉन है, तभी तो मास सर 27 है। तो इस केस में जो है हम न्यूक्लियस का साइज कैसे ढूंढे कि एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का साइज क्या सर सेम होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अगर न्यूक्लियस का साइज अगर ढूंढना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, रेडियस ऑफ साइज ऑफ any nucleus is equal to 1.33 into 10⁻⁻13 या 10⁻⁻13 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, into a to the power 1/3। a मतलब क्या? मास नंबर। तो अगर एल्युमिनियम का पूछे तो क्या डालोगे? 27 to the power 1/3। अगर सल्फर का पूछे तो 28 to the power 1/3। तो किसी का भी पूछे अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का हम ढूंढ सकते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम के एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, चाहे वो हीलियम के हो, चाहे वो लिथियम के हो, सबके आप ढूंढ सकते हो। क्या चीजें हमारे दिमाग में क्लिक कर रही है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर समझ में आ रहा है। डन सर? आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो फाइनल हमने उससे पोस्टुलेट निकाला, जो फाइनल आउटपुट निकाला, वो क्या आया रदरफोर्ड से? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम is densely concentrated in extremely small region. This small portion of the atom was called nucleus. The nucleus is surrounded by electron. न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, काफी हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड
एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। तो आउटपुट मिल गया, यानी घुमा फिरा के रदरफोर्ड बाबा ने क्या बताया था, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस बता दिया था। क्लियर टू यू? बहुत अच्छे भाई साहब है, उसने बता दिया कि भैया मास कहां रहता है। अब थॉमसन बाबा की बात नहीं चलेगी, अब रदरफोर्ड बाबा की बात चलेगी। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ठीक है सर, सब कुछ समझ गया, तो ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड मॉडल का? बहुत अच्छा तो लग रहा है सर, हाँ मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब क्या कहता है, जो रदरफोर्ड बाबा ने कहा कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है काफी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये दनादन 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 ऐसे मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज क्लासिकल मैकेनिक्स देख लो, अगर कोई भी चीज रेगुलर मूव करती है तो उसकी, अगर आप लगातार दौड़ते रहोगे तो एनर्जी आपकी कम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा ना भाई। जैसे से एनर्जी कम हो रही है, इसका पाथ छोटा हो रहा है, थक रहे हैं। अब मैं बोलूं मैराथन दौड़ो, तो भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर खूब एनर्जी से आप दौड़ोगे, बाद में मैं तो थक गया, तो इलेक्ट्रॉन भी तो दौड़ रहा है, वो तो थकेगा, बिल्कुल थक गया, तो एक ना एक बार तो वो न्यूक्लियस में गिर ही जाएगा, और न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो रदरफोर्ड बाबा ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से एनर्जी रिलीज होती भी है, एनर्जी कम होती भी है या नहीं, ये चीज को बताया। अगर होती है तो भाई आपकी थ्योरी सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को, ये जो बिग प्रॉब्लम था, इसको दूर करने के लिए आए कौन, बोर बाबा। बोर बाबा ने बोला हम हैं, टेंशन मत लो रदरफोर्ड, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब मैं आपकी थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और मैं इंट्रोडक्शन देता हूं किसका, ऑर्बिट का। ठीक है, तो बोर्स बाबा ने क्या इंट्रोडक्शन दिया, ऑर्बिट का, यानी सर्कुलर पाथ का इंट्रोडक्शन दिया था। थॉमसन बाबा ने क्या बोला था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत अच्छी बात है, और जो पूरा मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? रदरफोर्ड बाबा ने क्या बोला, ना ना ना, एटम का मास जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, यानी न्यूक्लियस में होता है। अब बोर बाबा ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे एनर्जी उसकी लूज होगी या नहीं। अगर लूज हो रही है आपके अकॉर्डिंग, सर आपने तो बताया नहीं, तो फिर एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। तब बोर बाबा बोला घबराइए नहीं, मैं आता हूं, मैं पाथ बताता हूं। तो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, सर्कुलर पाथ, और ऑर्बिट के बारे में उसने बताया। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन एनर्जी लेवल, और सेल के बारे में उसने इंट्रोड्यूस किया। क्या दोनों चीजें समझ में आई? हाँ सर। तो क्या अब हम लोग पहुंच सकते हैं बोर बाबा के पास, बोर्स मॉडल ऑफ एटम? यस। तो बोर मॉडल ऑफ एटम ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोडक्शन याद रखना, बाकी चीजें भूल जाओ चलेगा, बट ये याद रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ एंड मेन एनर्जी लेवल, यानी सेल के बारे में बताया था। क्लियर? मींस KLMN के बारे में बताया था। तो एक एक करके पढ़ेंगे। बोर्स बाबा के पोस्टुलेट क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनेट वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, वो कहीं पर भी वो चेंज नहीं होने वाली। यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हूं दैट ऑर्बिट में तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, घूमने दो, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर फिक्स है तब एटम तो स्टेबल है, लेकिन तुम डिफाइन कैसे करोगे भाई, एटम तो दिख रहा है हमको, सोडियम एटम, अरे एटम मतलब मैं कह रहा हूं सोडियम दिख रहा है, उसके अंदर एटम। आप बोलोगे सर एटम तो हमें नेकेड आई से दिखता नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, लेकिन बाकी जो दो थ्योरी अभी तक हुई है उसने स्टेबिलिटी बताया नहीं। तो बोर बाबा ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से एनर्जी ना तो एमिट होगी ना तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हर ऑर्बिट की, हर सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्या होती है, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? गुड। अब उस ऑर्बिट का, उस सर्कुलर पाथ का उसने क्या नाम दिया, KLMNO, सो ऑन। गॉट इट? यही लिखा है, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्बिट और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और मेन एनर्जी लेवल और मेन सेल और सेल। दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कैसे सर? बिल्कुल इस तरह से घूमता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसका आपको बना देता हूं ये इस तरीके से। यहां पे न्यूक्लियस तो था ही, यानी बोर का ही तो एक्सटेंशन था, उसको भूला नहीं था, उसको कंसीडर किया था। ये लो, अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये देख रहे हो, इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। बिल्कुल, यहां भी इलेक्ट्रॉन है,
हर जगह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाबा यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके घूमने से ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। क्लियर? और इसका उन्होंने नाम दिया था क्या? के, उसके बाद क्या दिया था? एल, उसके बाद क्या दिया था? एम, उसके बाद सो ऑन, एन, ओ। क्लियर? डन। अब किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसने एक फॉर्मूला बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू व्हाट? 2n²। n मतलब 1 2 3, जैसे के मतलब फर्स्ट है, तो फर्स्ट के लिए n की वैल्यू बोलो। सर फर्स्ट के लिए तो इजी है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सेकंड के लिए मैं बोलूं तो n की वैल्यू 2, m के लिए बोलूं तो n की वैल्यू 3, n के लिए बोलूं तो n की वैल्यू 4। तो n की वैल्यू 1 पुट कर लो तो 1² 1, यानी k में कितने इलेक्ट्रॉन दादा? 2 इलेक्ट्रॉन। l में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। m में कितने इलेक्ट्रॉन? 2n², 3 3 9, 2 18, कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। n में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 4 16, 2 32, तो n में कितने? सर 32। n के बाद o में कितने? सर 50, यानी n में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। o में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या बोर भाई साहब की चीजें हमें समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गए। यानी किसके बारे में बताया था? सर्कुलर पाथ के बारे में बता दिया और नाम दे दिया के एल एम एन ओ। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50 इलेक्ट्रॉन। ये माइंड में सेट हुआ? बिल्कुल। अब आ जाते हैं फिर से, और भाई और भी तो बहुत सारी चीजें बोर बाबा ने बोली थी, ऐसे कैसे बोर बाबा को भूल जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए उसके बाद क्या बोला? एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। बता चुका। द इलेक्ट्रॉन नीदर इमिट्स एनर्जी नॉर एब्सॉर्ब एनर्जी, हेंस दिस ऑर्बिट आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन के मूव होने से जो है एनर्जी ना तो ऑब्जॉर्ब हो, ना तो एब्सॉर्ब हो, ना तो रिलीज हो, तो ये कंडीशन क्या है? ग्राउंड स्टेट। और जो ऑर्बिट है उसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन में तुमने थोड़ा बाहर से एनर्जी दे दी तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन किस स्टेट पे चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे। तब गेम खराब हो जाएगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तब क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे चला जाएगा या हायर स्टेट से क्या आ जाएगा? लोअर स्टेट में। यानी तभी एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा। यानी ग्राउंड स्टेट पे ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ना तो क्या होगी? एमिट होगी। डन सर। तो क्या लिखा है? इन द ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम, हेंस इट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट पे रहे तो मोस्ट स्टेबल स्टेट पे रहा, अगर एक्साइटेड स्टेट पे रहे तो वो स्टेबिलिटी स्टेट नहीं होता। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा आराम से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको सर्कुलर ना दिखे, थोड़ा टेरा मेरा दिख रहा है, इलिप्स जैसा भी दिख रहा है। घबराओ नहीं, इलिप्टिकल पाथ भी मैं बताने वाला हूं, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला? मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन उछल कूद मचाए, यानी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो क्या होगा दादा मेरे? तो सर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये मानो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस से अगर दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर मैं 1 से 2 पे जाना है मुझे, तो आपको बताओ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी रिलीज होगी? सर लोअर स्टेट से जब हायर स्टेट जाएंगे तो देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन अगर मैं हायर स्टेट से लोअर स्टेट आऊं तो क्या होगा? एमिशन ऑफ एनर्जी होगा। तो इसके लिए जो एनर्जी चेंज है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एन माइनस ई एन माइनस 1। यानी अगर सेकेंड से फर्स्ट के बीच में ट्रांजिशन हुआ तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E2 माइनस E1। थर्ड से सेकेंड के बीच में हुआ तो क्या लिखोगे? E3 माइनस E2, यही तो लिखोगे। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो याद रखना एनर्जी क्या होगी?
इंक्रीज होती जाएगी। और न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। अभी क्या बोला, अगर ग्राउंड स्टेट पे है यानी अपने ओरिजिनल स्टेट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, लेकिन न्यूक्लियस से दूर भागेंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आने लगेगा। यानी एक्साइटेड स्टेट कभी स्टेबल कंडीशन को एक्वायर नहीं करते। और जब भी कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट पे आता है तो आपको पता है वो किसी दूसरे एटम के पास जाने की ट्राई करता है, और तब आता है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि भैया जब भी केमिकल बॉन्डिंग होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाना चाहेगा, अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करेगा, और अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करके क्या कर देगा, केमिकल कॉम्बिनेशन कर देगा। खैर उस पे हम लोग जाने वाले नहीं है, आ जाते हैं। तो हायर से लोअर गए तो क्या आया, एमिशन। लोअर से हायर गए तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। डेल्टा इज इक्वल टू ई एन माइनस वन। और आपको पता है E इज इक्वल टू, प्लैंक्स दादा ने क्या बताया था, E इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा। यानी अगर लेमडा बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, और अगर लेमडा घटेगी तो एनर्जी इंक्रीज होगा। डन सर, डन सर, बहुत अच्छी बात है। ये मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। जैसे न्यूक्लियस से मैं दूर जाता हूं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। आ गया समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। तो चलिए, यही इसने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। पोस्टुलेट ही पढ़ रहा है। अब कहता है, अब ये चीज को पहले समझ लो, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। अब जैसे मानो हमें सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट तो मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन दादा घूम रहे हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल घूमने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये दादा इस तरह से घूम रहे हैं फिक्स ऑर्बिट में, बहुत अच्छी बात है। अब जब फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो यहां क्यों सर, ये जो जगह दिख रही है तो यहां भी तो घूम सकते हैं ना, यहां पर भी तो ऑर्बिट होता है, यहां भी तो हो सकते हैं, ऐसी जगहों में ही तो हो सकते हैं। आपने कैसे पता किया कि इसी, ये जो बोल्ड लाइन है यही घूमेंगे, यही ऑर्बिट पे? तब बोर्स ने इसके लिए बताया था। बोर्स ने बोला था कि उसी पाथ में, इतने ज्यादा पाथ है, उसी पाथ में इलेक्ट्रॉन, उसी सर्कुलर पाथ को इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट करेंगे जो इस रूल को, इसको सेटिस्फाई कर दे। तो क्या बोला, आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर path around the nucleus, electron can revolve only on those orbit whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। तो उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जहां एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, 1 2 3 4 डॉट 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 टू एनी वैल्यू होगी। तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में घूमेंगे जो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, मींस एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होंगे। तो जहां तहां नहीं घूम सकते, उसके लिए भी रूल फिक्स करके रखा था। क्लियर? तो वही बोला था कि बोर्ड प्रपोज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये तो इसने बोल दिया था, लेकिन इसको वेरीफाई अच्छे से नहीं कर पाया। तो इसके लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आगे मैं बताऊंगा, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का यूज करके देखना, मैं इसको वेरीफाई करके बता दूंगा। आया समझ में कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई ही आएगा। तो क्या बोर बाबा के पोस्टुलेट हम समझ चुके? यस सर, समझ चुके। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए, तो बोर बाबा ने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन किया था ऑर्बिट का, तो मेरिट पढ़ लो, यानी क्या क्या बोला था। इट कुड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन किया, स्पेक्ट्रम मैं बताऊंगा इसके बाद। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयन, मींस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इसने स्पेक्ट्रम को बहुत आसानी से बता दिया। डन। इट कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बाय प्रपोजिंग स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट को इंट्रोडक्शन करके इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो रदरफोर्ड बाबा, मैं थोड़ा आपका एक्सटेंशन कर दिया और अब मुझे पता चल गया कि एटम जो है स्टेबल हो गए हैं। नेक्स्ट, इट वाज एबल टू कैलकुलेट द रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज अ गुड एग्रीमेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद करो, क्या होती है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, RH इज इक्वल टू होता है 109678 पर सेंटीमीटर।
क्या याद है? हाँ सर। क्या समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, बोर एनर्जी इक्वेशन कुड बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एज वेल एज, जो बोला हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मींस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है, लेकिन हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन एक ही है, लिथियम 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम 3 प्लस में, बेरिलियम में कितने एटॉमिक नंबर है? 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है ना। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को ये बड़े आसानी से डिफाइन कर दिया था। क्लियर टू यू? हाँ सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या थे भाई, इसके प्रॉब्लम क्या थी? तभी तो भाई आपका वेब मैकेनिकल मॉडल आया। उसके बाद समरफेल मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम तो आई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इसने जो है हाइड्रोलाइन स्पेक्ट्रम को तो डिफाइन कर दिया वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, लेकिन फाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाया। यानी लाइन के अंदर भी फाइन लाइंस होती है, उसको नहीं बता पाया। यानी मेन एनर्जी लेवल के अंदर भी सब एनर्जी लेवल होता है। यानी कहीं ना दिमाग की बत्ती जल गई, KLMN के बाद SPDF भी होता है। और ये जो सब एनर्जी लेवल है, जो सबसेल है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था किसने? समरफेल्ड बाबा ने। तो सब कुछ एक साथ लिंक है। पहले क्या आया? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद क्या आया? न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोडक्शन आया। उसके बाद क्या आया? ऑर्बिट के बारे में। उसके बाद क्या आया? सब ऑर्बिट के बारे में। और लास्ट में क्या आएगा? ऑर्बिटल के बारे में। यानी आपके घर का पता, इलेक्ट्रॉन का पूरा पता हमने जान लिया। यानी अगर मुझे आपके घर जाना है तो पहले मैं आपके सिटी जाऊंगा, उसके बाद मैं कहां जाऊंगा? आपके कॉलोनी जाऊंगा, उसके बाद उस कॉलोनी में जाके आपका हाउस नंबर ढूंढूंगा, तभी तो मुझे आपका एग्जैक्ट पता मिलेगा। तो उसी तरह से, तो इसलिए बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर इतने में एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ना है सर? सीधा एक ही पढ़ लेते ना जो सबसे बेस्ट है। अभी बेस्ट जो रिसेंट है, बेस्ट वो क्या? वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो सर ये क्यों पढ़ा रहा? तो मैं बोलूंगा, अगर मुझे आपके घर आना है तो मैं कूद के नहीं आऊंगा या एयरप्लेन से गिरूंगा नहीं, मैं पहले आपके सिटी आऊंगा, फिर आपकी कॉलोनी जाऊंगा, फिर आप मुझे मिलोगे अपने घर पे। तो इसलिए ये सब मॉडल ऑफ एटम कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसको अगर बिना जाने आप आगे बढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी दादा मेरे। तो जो भी चीज हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। बिना यूज के कोई भी चीज आज तक आगे नहीं बढ़ पाई। तो क्या डीमेरिट्स अब आपको मैं समझाऊं? यस सर, समझाइए। तो पहले क्या बोला? इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयंस। क्लियर? इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमेन इफेक्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। ये आगे देखोगे क्वांटम नंबर्स में, जीमेन और स्टार्क इफेक्ट। जीमेन और स्टार्क इफेक्ट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमेन इफेक्ट। Stark effect, splitting of spectral line under the influence of strong electric field। अगर स्प्लिटिंग हो जाए स्पेक्ट्रल लाइन का इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जीमेन इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। ये चीजें नहीं बता पाई। दूसरा, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है एटम का, जो इलेक्ट्रॉन का है, वो पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया था। लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर वेव आया। तो क्या बोलता है कि अगर मास है तो उसमें वेव नेचर भी होगा। यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, लाइक में इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल, उसमें मास है, मास के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी होगा। यानी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो जब ये वेव नेचर का भी इंट्रोडक्शन आ गया, तब जाके न्यू एटॉमिक मॉडल की तरफ हम बढ़े, जो रिसेंट डेज में हम लोग सबसे उसको वेरीफाई मानते हैं, जिसको बोलते हैं वेव एटॉमिक मॉडल या वेब मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बार बार बोलते हैं ना, नैनो चिप, क्वांटम क्वांटम, मतलब बड़े भाई का छोटा भाई भी हम ढूंढ सकते हैं, बस ट्रक की बात नहीं करते। अब ऐसी चीजों की बात हम करेंगे जो हमारे नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल। तभी तो एक बड़ा कंप्यूटर आज आपके हाथ का एक मोबाइल बन गया है, आप उसमें सब कुछ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये नैनो पार्टिकल का एग्जिस्टेंस आता चला गया। क्लियर टू यू? समझ में आया? डीमेरिट्स? यस यस सर, बहुत अच्छी बात है, चीजें हमारे दिमाग में आ रही है। हाँ सर। अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, तो वो चीजें का मैंने सेपरेट लेक्चर बना दिया आपको, उसको आप पढ़ लेना कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट कैसे ढूंढते हैं। याद आया? थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए सर तो अच्छा रहेगा। तो चलो
अगर मैं थोड़ा सा मुझे जगह मिले तो मैं रिवाइज करवा देता हूं। सर एनर्जी का एक्सप्रेशन थोड़ा बता देंगे? बोलो रुको 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 भाई बताता हूं। याद करो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, ई एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद आया? हाँ सर। सर रेडियस का एक्सप्रेशन क्या था, एन स्क्वायर अपॉन जेड, हाँ सर। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, तो वी एन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। क्या ये चीजें याद थी? यस सर याद है, कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो देखोगे तो पूरा इसका डेरिवेशन करके मैंने एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको बता दिया था। क्या सर समझ में आया? बोर्ड थ्योरी, क्या बोर्ड थ्योरी के डिमेरिट समझ में आए? और उसको दूर करने के लिए आया क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बट उससे पहले क्या पढ़ेंगे, समरफेल्ड मॉडल। समरफेल्ड मॉडल ने किसको डिफाइन किया था, फाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया था। और जो सबसे बड़ी बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सिर्फ सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल भी होता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पाथ किस भाई साहब ने दिया था, समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम ने दिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम। तो समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम ने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पाथ एंड सब एनर्जी लेवल उसने बोला था। मतलब सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिट है, और उसने उसका नाम क्या बोला था दादा मेरे? सर एक मिनट। तो उसने उसका नाम दिया था एल, एल को बोला उसने एस पी डी एफ जी। क्लियर? तो जैसे के एल मैंने बोला ना, उसमें बोला एस पी डी एफ जी, यानी ये सब सेल के नाम है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। जी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, सो ऑन। सर ये आप कैसे ढूंढ रहे हो बताओगे? जैसे आपने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, 2n स्क्वायर। n मतलब 1 2 3 करके हमें पता चल गया। तो क्या मैं इसे याद करूं कि आप कुछ बताने वाले हो? मैं बोलूंगा घबराना नहीं है। क्लियर? तो मैं बताता हूं, चलिए सर ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। आप अगर मैं, आपको पता है सब सेल का नाम क्या हुआ, एस पी डी एफ और जी, और सो ऑन। एस पी डी एफ से आपका काम हो जाएगा। तो याद रखना जो सब सेल का जो सिंबलाइजेशन है वो क्या है, एल है। तो एल की वैल्यू एस के लिए जो होगी 0 होगी हमेशा, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, या कोई भी 5s 6s कुछ भी हो। और P के लिए 1 होगी, D के लिए 2 होगी, F के लिए 3 होगी, और G के लिए क्या होगी, 4 होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। क्या बोला मैंने? 2l प्लस 1। गॉट इट? अब s के लिए l की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दिए तो बोलो s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सर 2 इलेक्ट्रॉन। बात तो सही बोला। तो चलो p के लिए तुम बताओ, p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 टू जा 6 इलेक्ट्रॉन। क्या पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन आए? डी के लिए बोलो 2 पुट करो, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 टू जा 10। एफ के लिए पुट करो, एल इज इक्वल टू 3, 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 टू जा 14। क्या आया? क्या आया समझ में हमको? यानी सेल के अंदर क्या भाई साहब रहेंगे, सब सेल रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ सिर्फ सर्कुलर नहीं, क्या होता है, इलिप्टिकल भी होता है। क्या चीजें हमारे दिमाग में आ रही है? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा और इसमें समझते हैं। अब याद ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1, थोड़ा चीजें समझते जाना। अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1, मतलब मेन एनर्जी लेवल की बात करो। मेन एनर्जी लेवल को किसमें दिखाते हैं? एल। सॉरी, मेन एनर्जी लेवल को किसमें दिखाते हैं? एन। सब एनर्जी लेवल को किसमें दिखाते हैं? एल, जो मैं बता दिया। n इज इक्वल टू 1 मतलब ये k सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 मतलब ये L सेल की बात कर रहा है। n इज इक्वल टू 3 मतलब ये M सेल की बात कर रहा है। n इज इक्वल टू 4 मतलब ये N सेल की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अब मुझे बताओ कि ठीक है सर n इज इक्वल टू 1 है K सेल, तो इस सेल के अंदर ही तो सब सेल रहेंगे। तो बताओ इस सेल के अंदर K के अंदर कितने सब सेल रहेंगे? याद तो नहीं रहेगा, बस n की वैल्यू याद रखना। फर्स्ट K के लिए n की वैल्यू 1, तो एक ही सब सेल रहेंगे, वो है पहला S। अच्छा, L के लिए n की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो सर? 2 है। 2 है तो मतलब कितने सब सेल रहेंगे? 2। तो कौन कौन रहेंगे? S और P। क्या चीजें समझ में आ रही है? गुड। अब n की वैल्यू 3 है तो M में कितने सब सेल रहेंगे? सर 3। क्या क्या?
एस पी और डी। एन में एल की वैल्यू 4 है तो बोलो कितने सबसेल रहेंगे सर 4, एस पी डी एंड एफ। क्या समझ में आ रहा है चीजें, क्या समझ में आ गई? तो सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे वो हमें समझ में आया। हाँ सर, तो जब एन की वैल्यू 1 होगी तो एक ही सबसेल रहेगा एस, 2 होगी तो एस एन पी, 3 होगी तो एसपीडी, 4 होगी तो एसपीडीएफ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल क्या फॉर्मूला 2 2l + 1। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल पूछे, सबसेल ना पूछे तो सर 2n²। क्या हम बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। तो समरफेल्ड मॉडल ने क्या इंट्रोडक्शन किया था? इलिप्टिकल पाथ यानी सब एनर्जी लेवल के बारे में उसने बताया था। तो थोड़ा थियरी भी समझ लेते हैं। क्या लिखा है? समरफेल्ड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सब एनर्जी लेवल in a main energy cell. The energies of subcell differ slightly from one to another. Hence, jumping of an electron from one energy cell to another energy cell will involve slight different amount of energy, as it will depend on a subcell also. This explain to some extent the fine spectrum. यानी क्या एक्सप्लेन किया था? फाइन स्पेक्ट्रम को आप एक्सप्लेन किया था। मतलब सेल के अंदर भी सब सेल है, लाइन के अंदर भी सब लाइन है, और सब लाइन को क्या बोला? फाइन लाइन, जिसको फाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर। बट फिर से एक बात, however समरफेल्ड एक्सटेंशन फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी। मतलब ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये भी डिफाइन नहीं कर पाया था। बड़ा मुश्किल हो गया, यानी किसी के लिए डिफाइन ये नहीं कर पाया था। अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई है जो स्पेक्ट्रम ऑफ, अभी तक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर पाए। क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही इतने लाइन होते हैं। तुम देख लो ना, जो मैंने आपको वीडियो बनाया है उसमें आप पढ़ लो, लाइमन, बार्मर, पास्कल सीरीज में। लाइमन में ही इन्फिनाइट लाइन, बार्मर में ही एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करो इन्फिनाइट लाइन। तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन में इतने इन्फिनाइट लाइन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में इन्फिनाइट स्क्वायर, क्यूब, 4, तो कैसे आइसोलेट करेंगे? अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया नहीं है जो इनको कंप्लीटली आइसोलेट कर सके। आपके पास चांस है, अच्छी पढ़ाई करो, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनो, बिल्कुल एक ना एक दिन आप इसको ढूंढ के बताओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। क्या समरफेल्ड मॉडल ऑफ एक्सटेंशन समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब जो आएगा वो क्या आएगा? वेब मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम आने वाला है, जिसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, चलो स्टार्ट करते हैं।